नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले रुख करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। सीएमएचओ को धमकाने के मामले में विधायक प्रहलाद गुंजल भाजपा से निष्कासित, केंद्रीय नेतृत्व की दखल के बाद हुआ फैसला। निकाय प्रतिनिधि जयपुर में पढ़ रहे हैं अधिकारों के निर्वहन का पाठ, नगरीय विकास मंत्री ने किया 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म पीके, आमिर और अनुष्का के अभिनय को सबने सराहा। और जेकेके में चल रही पेंटिंग प्रदर्शनियों में दिखे कला के कई रंग, कला प्रेमियों को खासी आ रही है पसंद। तो अभी आपने देखी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा से भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर विधायक प्रहलाद गुंजल को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया। प्रहलाद गुंजल को मेडिकल अफसर को फोन पर गालियां देने और धमकाने के आरोप में पार्टी ने निलंबित कर दिया है। गुंजल के अभद्र आचरण की शिकायत मिलने के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे मामले पर प्रदेश भाजपा से भी जवाब मांगा है। विधायक प्रहलाद गुंजल ने गबन के मामले में फंसे अस्पताल के कर्मचारी की मनमाफिक जगह पोस्टिंग की सिफारिश की थी। जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने फोन पर धमकी देते हुए गाली गलौज की थी। पूरी घटना का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मैंने उनको पत्र लिखा था और जो भी अखबारों में छपा या सोशल मीडिया में जो भी आया है, सीएमएचओ की जो उनकी वार्तालाप हुई उस पर उनके हमने पक्ष उनका सुना था और फिर उनका रात को ही पत्र आया था जिसमें उन्होंने अपोलाइज किया था कि मैं भावनात्मक रूप से आहत होकर इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको पार्टी ने काफ़ी गंभीरता से लिया और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अभी इसको तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित किया। जब उन्होंने अपना अपोलाइज लेटर भेज दिया, हमने सारा कंप्लीट हमने दिल्ली भेजा। जो हमने उनको पत्र लिखा वो भी हमने दिल्ली भेजा, अखबार की जो कटिंग्स थी वो भी हमने दिल्ली भेजी। फिर उनका जो जवाब हमारे पास आया वो भी हमने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इनको निलंबित किया जाए। विधायक प्रहलाद गुंजल के कोटा के सीएमएचओ को गाली गलौज और धमकाने के मामले के उजागर होने के बाद डॉक्टर समुदाय में खासी नाराजगी है। जेएमए सभागार में डॉक्टर्स के विभिन्न संगठनों ने बैठक की। बैठक में आरोपी विधायक गुंजल पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। इससे पहले प्रदेश भर में सरकारी चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सभी ने गुंजल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की और घटना की निंदा की। वहीं प्रहलाद गुंजल के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों में भी रोष देखने को मिला। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर गुंजल का पुतला फूंका। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि सरकार पहले युवाओं पर और अब अधिकारियों पर दबाव बना रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए। गुंजल मुर्दाबाद, 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 पसंदा सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 गुंजल मुर्दाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 गुंजल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में जीते हुए प्रत्याशियों को सरकार के विजन के साथ ही उनके अधिकारों और दायित्वों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए राजधानी के ओटीएस सभागार में इन तमाम जनप्रतिनिधियों की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है। यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने इस कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यशाला में प्रदेश की 46 शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि आए हैं। इनमें महापौर, उप महापौर, सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं। कार्यशाला का मकसद इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और दायित्वों के अलावा भी कई तरह के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना है। यहाँ इन सभी को स्वच्छ भारत मिशन, विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए तय नियम कायदों और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की
विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री ने नगरीय निकायों को टैक्स वसूली सही तरह से करने पर जोर दिया। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और दायित्वों के बीच उनके कार्यकाल के दौरान आने वाले कई तरह की चुनौतियों के बारे में भी अवगत कराया। कार्यशाला के अलग अलग सेशन में नगर निकाय क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने जनप्रतिनिधियों को कई तरह के टिप्स भी दिए। इस वर्कशॉप का बेसिक उद्देश्य क्या है और किस मकसद से वर्कशॉप की गई? जितने लोग चुन के आए हैं वो जनता की समस्याओं के बारे में जानते हैं, जनता से निकल कर आए हैं। उनके विकास के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में अपनी अवधारणाएं, उनकी मंशा है ढंग से काम करने की। अब वो चेयरमैन बने हैं, डिप्टी चेयरमैन बने हैं, कानून के तहत तो सरकारी सिस्टम के साथ में फ्यूजन करके किस प्रकार अपने अनुभवों का और अपनी आकांक्षाओं का राजस्थान में गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। इसके लिए मैं सोचता हूँ ये प्रोग्राम है, इसका फ़ायदा मिलेगा और उनके जो जितने भी आइडियाज़ हैं उनको कन्वर्ट करने में उनको हेल्प मिलेगी। मैं समझता हूँ टैक्सेस लगना उतना नहीं है, टैक्सेस का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए। जब हम टैक्स का रैशनलाइजेशन करते हैं, टैक्स के बेस को बढ़ाते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। जनता की जब तक सहभागिता नहीं होगी विकास के अंदर और गुड गवर्नेंस में, तब तो कोई भी गुड गवर्नेंस सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। हम किस प्रकार से जनता का सहयोग और सहभागिता विकास में बढ़े, गुड गवर्नेंस में बढ़े, ये चिंता की बात है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ने की काम कर रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जयपुर केंद्र के तत्वाधान में राजधानी में तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्लास्टिक्स पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर आयोजित हुई इस तकनीकी संगोष्ठी का उद्घाटन रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव अविनाश जोशी ने किया। इस मौके पर जयपुर मेयर निर्मल नाहटा बतौर मुख्य अतिथि, जबकि जयपुर जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के संबंध में जागरूकता पैदा करना था। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण के दुष्प्रचार को दूर कर सच्चाई की जानकारी देना भी था। सेमिनार में प्लास्टिक इकाइयों को दी जा रही छूट और डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण योजना के भविष्य को लेकर भी मंथन हुआ। राजस्थान, खासकर जयपुर शहर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को इस सेमिनार में आमंत्रित किया गया था। इस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने भी कार्यशाला में अपने विचार रखे। सेमिनार को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने जयपुर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र में किए जा रहे कामों के संदर्भ में प्रकाश डाला। Like, it's not only about banning plastics or closing plastics, sir. We also have to ensure there is a smooth supply of eco-grade and friendly plastics. क्योंकि बिना प्लास्टिक्स के आपको सामान लेने जाओ तो दिक्कत है, तो सप्लाई चेन भी अपने को चालू रखनी पड़ेगी सर। That also needs to be promoted, and how and what it can be. We need your help in this. एक CPIT is also involved with, sir, apart from the R&D, it is also involved with skill development towards plastics. बड़े पर्दे पर आमिर खान की फिल्म पीके रिलीज हो गई है। पहले दिन पीके को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सिनेमा हॉल हाउसफुल मिले। फिल्म में आमिर खान एक एलियन बने हैं। आमिर पूरी फिल्म में भोजपुरी बोलते ही नजर आते हैं। उनको धरती पर इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो अपने जैसे दिखने वाले लोगों के बारे में पता लगा सके, लेकिन धरती पर कदम रखते ही पीके का लॉकेट, जिसे वो रिमोट कंट्रोल कहता है, एक आदमी चुरा लेता है। रिमोट के बिना वो अपने ग्रह से संपर्क नहीं कर पाता और रिमोट की तलाश में घूमना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दिल्ली की रहने वाली जगत जननी की भूमिका अनुष्का शर्मा ने निभाई है। फिल्म में राजकुमार हिरानी ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है कि क्यों उनकी फिल्में तारीफ बटोरती हैं। उन्होंने कहानी एक ऐसे किरदार पर फोकस की है जो भले ही दूसरे ग्रह से आया है, लेकिन उसने लोगों को काफी कुछ सिखा दिया। फिल्म की कहानी आमिर और अनुष्का पर पूरी तरह से फोकस्ड है। ऐसे में इन दोनों को उनकी एक्टिंग के लिए फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। पीके की भूमिका में आमिर खान ने शानदार अभिनय किया है। उन्हें भोजपुरी बोलते देख ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने इस भाषा को सीखा होगा। संजय दत्त और सुशांत सिंह राजपूत के रोल छोटे जरूर थे, लेकिन दर्शकों का दिल जीतने के लिए वो काफी है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने कहा है सब पीके पीके बुलावा था। पीके हो क्या? पीके है 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 क्या? हाँ,
लेकिन आप सभाई को कैसे पता? राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा फॉर्म्स जमा करवाने की तिथि 22 दिसंबर से बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दी गई है। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा आवेदन किया ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 3 दिन निर्धारित किए हैं। 22 से 24 दिसंबर तक छात्र ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर पाएंगे। इन 3 दिनों में ही छात्रों को अपनी हार्ड कॉपी भी विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासनिक सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रों की मांग पर आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। दिशा संस्थान में विशेष बच्चों को रोजगार दिलाने को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित हुई इस कार्यशाला में जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों की 20 से अधिक गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इसमें रोजगार की चाह रखने वाले विशेष बच्चों को चिन्हित कर उन्हें निजी कंपनियों में काम करने के लायक बनाने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में बच्चों को 2 महीने के प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी। और यहाँ पे 0 से 6 में इंटरवेंशन, 4 साल की उम्र तक इंटरवेंशन और तकरीबन 3 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट्स हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करके जॉब्स के लायक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी संगठित क्षेत्र में इनको जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए दिशा संस्थान ने एक प्रयास किया है कि यूथ फॉर जॉब के साथ टाई अप करके और इनकी स्किल डेवलपमेंट करी जाए और इनको संगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट दिलाया जाए। तो अभी पहला बैच यूथ फॉर जॉब के साथ चलाया गया जिसमें 100% प्लेसमेंट हुआ। बुलेटिन में खबरों का दौर जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों का।